नमस्कार दोस्तों। 8 दिसंबर को एक बड़े ही ट्रैजिक इंसिडेंट में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश करता है कूनूर तमिलनाडु के पास। क्रैश के इंपैक्ट की वजह से हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिर जाता है। आसपास मौजूद लोकल्स और रेस्क्यू वर्कर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं आग बुझाने की और हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे लोगों को रेस्क्यू करने की। जल्द ही खबर आती है कि हेलीकॉप्टर में एक्चुअली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जनरल बिपिन रावत बैठे थे। दुखद खबर इस वक्त जो आ रही है, वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अमर रहेगी ए वीर तुम्हारी अमर कहानी, युग युग तक गूंजेगी तुम्हारी गाथा ए वीर बलिदानी। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत और उनकी वाइफ के अलावा 12 और लोग बैठे थे। डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और कैप्टन वरुण सिंह। शॉकिंगली इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ एक सर्वाइवर बचते हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनकी हालत अभी भी काफी क्रिटिकल है, ये हॉस्पिटल में है। पूरे देश के लिए एक बहुत ही खौफनाक दिन। जाहिर सी बात है, ऐसे इंसिडेंट के बाद सवाल उठे कि एक्चुअली में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे। कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आने लगी। क्या चाइना का हाथ है इसके पीछे, क्या पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। जितनी शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड एक घटना होती है, उतनी ही ज्यादा गुंजाइश होती है उस पर और ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज बनने की, क्योंकि लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है और जहां पर एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है और कुछ इतना बड़ा हुआ है तो लोग अपने मन से उसमें गैप्स फिल करने की कोशिश करते हैं। जैसा यूएसए में 9/11 के साथ भी हुआ था। 9/11 पर ढेर सारी कंस्पिरेसीज बनती हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इस क्रैश के पीछे जो डिस्कस किए जा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर ने उड़ना चालू किया था सुलूर से, ये वेलिंगटन जा रहा था। 100 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस को कवर करने में अराउंड आधे घंटे का समय लगता है। 20 मिनट टेक ऑफ के बाद 7 मिनट लैंड करने से पहले यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। एयर चीफ मार्शल के अकॉर्डिंग बहुत ही मुश्किल है डिटरमाइन करना कि एक्चुअली में क्या गलत हुआ होगा इतनी कम फ्लाइट ड्यूरेशन में। सबसे पहली थ्योरी जो सुनने को मिली वो ये थी कि यह हेलीकॉप्टर सब स्टैंडर्ड होगा, अच्छी क्वालिटी का हेलीकॉप्टर नहीं था, पुराना हेलीकॉप्टर था जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ हो। तो यह एक्चुअली में एक MI-17 V5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर था जो रशिया में बना हुआ था। हालांकि पास्ट में हमें कुछ केसेस जरूर देखने को मिले हैं MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैशेस के, लेकिन ये ओवरऑल एक बहुत ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर है जो इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल, कार्गो और इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाई एल्टीट्यूड्स पे फ्लाई कर सकता है, कॉम्प्लेक्स वेदर कंडीशंस में फ्लाई कर सकता है और ओवरऑल इसे एक बहुत ही एडवांस्ड और सेफ हेलीकॉप्टर माना जाता है। यही रीजन है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रेसिडेंट भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए। इस क्रैश से पहले सबसे रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था 2017 में, जब एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में क्रैश कर गया था जिसमें 7 सोल्जर्स शहीद हुए थे। लेकिन फिर भी इन हेलीकॉप्टर्स को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड और सेफेस्ट मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स माना जाता है। इंडिया के अलावा 50 से ज्यादा देशों की एयर फोर्सेस इन हेलीकॉप्टर्स का आज के दिन इस्तेमाल करती हैं। तो प्रॉब्लम अगर इक्विपमेंट में नहीं है तो क्रैश क्यों हुआ? दूसरी थ्योरी यहां पर उठी कि शायद पायलट एक्सपीरियंस्ड नहीं होंगे, लेकिन यह थ्योरी भी फिट नहीं बैठती क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा था विंग कमांडर PS चौहान के द्वारा, जो कि एक कमीशन्ड ऑफिसर बने थे 2002 में। इन्हें विंग कमांडर की पोजीशन पे प्रमोट किया गया 2015 में। प्रेजेंटली ये कमांडिंग ऑफिसर थे 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के एयरफोर्स स्टेशन कोयम्बटूर पर। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे ये, इसलिए शायद इनएक्सपीरियंस इस क्रैश के पीछे वजह नहीं हो सकती। तीसरी थ्योरी जो है वो सबसे प्रोबेबल लगती है, सबसे लाइकली लगती है। बैड वेदर और हिली सराउंडिंग्स। जिस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना था वो करीब 6000 फीट की हाइट पर था, घने जंगलों से और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब आगे की बात समझने के लिए थोड़ी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने की टेक्निकलिटीज को समझना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते वक्त 2 तरीके के फ्लाइंग रूल्स होते हैं दोस्तों।
पहला होता है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स यानी IFR। इसका बेसिकली मतलब है कि हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी जाए इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाय करके, जो भी मशीनरी हेलीकॉप्टर के अंदर लगी हुई है और जो इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट दे रहे हैं उसके बेसिस पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। ज्यादातर सिविलियन हेलीकॉप्टर की फ्लाइट्स इस IFR के अंडर ही होती है और ये एक बहुत ही सेफ तरीका है उड़ान भरने का, क्योंकि पायलट अपने ऊपर रिलाय करने की जगह इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाय करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि सेट पाथ से हेलीकॉप्टर को ज्यादा डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। अगर पहले कह दिया कि हेलीकॉप्टर को यहां से यहां जाना है इस पाथ का इस्तेमाल करके, तो उसी पाथ पर हेलीकॉप्टर को फ्लाई करना पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है VFR, विजुअल फ्लाइट रूल्स। अगर हेलीकॉप्टर पायलट चाहता है कि उन्हें आजादी हो किसी भी रूट से फ्लाई करने की, तो VFR का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन VFR का मतलब है विजुअल फ्लाइट रूल्स। विजुअल यानी पायलट को अपनी आंखों पर रिलाय करना पड़ेगा, अपने आसपास देखना पड़ेगा कि हेलीकॉप्टर कहां उड़ रहा है, किस जगह पर उड़ रहा है, किस पाथ को हम ले रहे हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आ रहे रास्ते में। ज्यादातर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स VFR पर रिलाय करते हैं जब वो लो हाइट पे फ्लाई कर रहे हो या फिर पहाड़ियों के कुछ रीजन में फ्लाई कर रहे हो जहां पर जिस हेलीपैड पर वो उतरने वाले हैं उस जगह पर कोई अच्छी मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, नेविगेशन के लिए इक्विपमेंट नहीं है। तो जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर VFR, विजुअल फ्लाइट रूल्स के अंडर फ्लाई करने लग रहा था। तो क्लियर वेदर होना बहुत जरूरी होता है VFR के लिए। यह कहा जाता है कि कम से कम मिनिमम 1.5 किलोमीटर की हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी रहनी चाहिए, यानी 1.5 किलोमीटर आगे तक दिखना चाहिए। और यह बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है अगर बादल आ जाए हवा में, फॉग आ जाए या फिर स्मॉग आ जाए या फिर तेज बारिश होने लग रही हो। इन सब रीजंस की वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है और फिर आगे क्या पहाड़ियां आ रही हैं, कहीं वायर्स आ रहे हैं या पेड़ आ रहे हैं, अगर वो दिखा नहीं तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये। VFR के अंडर फ्लाई कर रहा हेलीकॉप्टर अगर बादलों के अंदर गुम हो जाए तो पायलट्स अक्सर अपनी ओरिएंटेशन खो सकते हैं। इमेजिन करके देखिए, आप ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, अपने साइड में देखते हैं, हर जगह सिर्फ बादल ही दिखाई देते हैं, ना कोई जमीन दिखती है ना कोई आसमान दिखता है। ऐसे केस में ग्राउंड के साथ एक लेवल पर रहना, स्ट्रेट लाइन में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पायलट्स अक्सर एक स्लांटिंग लेवल पर जाने लगते हैं बिना पता लगे और हेलीकॉप्टर्स क्रैश कर जाते हैं। इसे अक्सर द लीन्स करके बुलाया जाता है। बिना देखे 3 डायमेंशनल स्पेस में बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है, इस चीज का अब एक छोटा सा उदाहरण खुद ही टेस्ट आउट कर सकते हैं। एक पैर पर खड़े होकर अपनी आंखें बंद करके बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और देखिए आप कितनी देर तक ऐसे खड़े रह सकते हैं, बैलेंस करते रह सकते हैं। आपको तो फिर भी ग्राउंड का पता चल रहा है अपने एक पैर के जरिए, हालांकि मुश्किल होगा बैलेंस करना। अब इमेजिन करके देखिए, एक हेलीकॉप्टर पायलट के लिए कोई जरिया नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है पता करने के लिए कि ग्राउंड कहां पर है और आसमान कहां पर है। यही रीजन है कि इस कारण से अक्सर क्रैशेस देखने को मिलते हैं। अक्सर क्या होता है, पायलट्स VFR से फ्लाई करने का डिसीजन लेते हैं जब वो उड़ान भर रहे होते हैं जिस हेलीपैड से, वहां पर आसमान काफी साफ होता है। अचानक से उड़ते वक्त कई बार क्लाउड्स आ जाते हैं, हिली साइड्स में जाते हुए स्पेशली कई बार अचानक से फॉग आ जाती है। ये सबसे खतरनाक सिनेरियोज होते हैं, क्योंकि पायलट को लगा था कि आसमान साफ है, वेदर क्लियर रहेगा, लेकिन अचानक से वेदर खराब हो गया। अब ऐसे केस में पायलट्स को अक्सर अपना फ्लाइट पाथ डाइवर्ट करना पड़ता है बैड वेदर को अवॉइड करने के लिए, या फिर उन्हें कई बार डिसीजन लेना पड़ता है कि वो वापस मुड़ जाएं और वापस जहां से शुरू किया था उड़ना उसी हेलीपैड पर आकर उतार दें, कैंसिल कर दें फ्लाइट को। लेकिन कई बार जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पायलट्स पर प्रेशर आ जाता है कि वो अपनी फ्लाइट्स को कंप्लीट करें। ऐसा ही कुछ हुआ था 2020 में, पिछले साल, जब फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इस खौफनाक क्रैश के पीछे रीजन बताया गया था द पायलट्स डिसीजन टू कंटिन्यू फ्लाइट अंडर विजुअल फ्लाइट रूल्स इनटू इंस्ट्रूमेंट मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस। यानी जो कंडीशंस थी वो IFR रूल्स की डिमांड कर रही थी, लेकिन पायलट ने डिसीजन लिया कि मैं VFR रूल्स के अंदर फ्लाई करूंगा, विच रिजल्टेड इन द पायलट्स स्पेशियल डिसोरिएंटेशन एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। इसकी वजह से बैड वेदर सिचुएशन चल रही थी, हेलीकॉप्टर बादलों के अंदर फ्लाई करने लगा, पायलट डिसओरिएंटेड हो गया, कंट्रोल लूज कर दिया। कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सीडेंट वाज द पायलट्स लाइकली सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर and the pilot's plan continuation bias which adversely affected his decision making। मतलब पायलट के ऊपर एक सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर था, खुद का प्रेशर था कि खराब कंडीशंस होने के बावजूद भी मैं यहीं से ही इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके जो क्लाइंट थे
कोबी ब्रायंट इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहेंगे। वो शायद बड़े नाराज हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ लूँ तो। उनकी बेटी का यहाँ पर एक बड़ा इवेंट है, वो अपनी बेटी के इवेंट को करने जा रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड फील होंगे। इसलिए मुझे उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना, उन्हें खुश रखने के लिए मैं यहाँ पर इसी फ्लाइट में आगे चलता हूँ। और प्लान कंटिन्यूएशन बायस, एक ऐसा बायस कि पायलट ने सोच लिया शुरू में कि मैं इस प्लान पे जाऊंगा, इस रूट पर जाऊंगा, तो उस प्लान को मैं कंटिन्यू रखता हूं। इसे आप प्लान कंटिन्यूएशन बायस कह सकते हो। तो ऐसा नहीं था कि पायलट के ऊपर किसी और ने प्रेशर डाला था, इस केस में सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर था, खुद से ही प्रेशर था। IFR फ्लाइट रूल्स में एक ये भी डिसएडवांटेज था कोबी ब्रायंट के केस में कि टाइम ज्यादा लग जाता, इसलिए भी पायलट ने उनके केस में विजुअल फ्लाइट रूल्स को चुनने का ही डिसीजन लिया। अब अगर हम जनरल रावत वाले क्रैश की बात करें तो बहुत लाइकली है कि कुछ ना कुछ सिमिलर ही हुआ हो। कूनूर में जनरली आसमान साफ रहता है, लेकिन विंटर्स के मौसम में अक्सर फॉगी हो जाता है वेदर, बारिश हो जाती है या क्लाउडी वेदर हो जाता है। हो सकता है अचानक से ऐसा ही हुआ हो। वहां पर वो हिली एरियाज में फ्लाई कर रहे थे, वहां पर बादल आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, स्पेशली लो लाइंग क्लाउड्स, जो लोअर ऑल्टीट्यूड पे बादल रहते हैं। एक वायरल वीडियो भी देखने को मिला था इस MI-17 V5 क्रैश का। इस क्लिप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने लग रहा था और बादलों के अंदर चले जाता है इमीडिएटली, और कुछ सेकंड्स बाद क्रैश की आवाज सुनने को मिलती है। अभी के लिए इस इंसिडेंट में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। इंडियन एयरफोर्स ने कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट भी रिकवर कर ली है इस हेलीकॉप्टर क्रैश साइट से, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों को साथ में मिलकर टर्म दिया जाता है ब्लैक बॉक्स का। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कई सारे पैरामीटर्स को मेजर करता है कि हेलीकॉप्टर कितने ऑल्टीट्यूड पर उड़ने लग रहा था, कितनी स्पीड से उड़ रहा था, कौन से फ्लाइट पाथ को लेने लग रहा था। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्रू के बीच में क्या बात चल रही थी, हेलीकॉप्टर पायलट क्या बात कर रहे थे, बताता है कि क्या डिसीजंस पायलट ने लिए होंगे, क्रू ने क्या बात करी होगी इस एक्सीडेंट के होने से पहले। इस सब की मदद से इन्वेस्टिगेटर्स फाइनली बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। तो एग्जैक्ट कंक्लूजन तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग सकता है। ये वीडियो जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी है, जो कि 4 स्टार जनरल रहे थे इंडियन आर्मी के, इंडिया के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर आप नहीं जानते, ये एक बहुत ही रिसेंट पोजीशन है जो इंडियन सरकार ने क्रिएट करी थी सारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के विंग्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि एक 1 पॉइंट एडवाइजर बन सके सरकार के लिए सारे मिलिट्री रिलेटेड मैटर्स पर। तो तीनों सर्विसेज जो हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इंटीग्रेट करने के लिए पोजीशन बनाई गई थी। और जनरल बिपिन रावत इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे 1 जनवरी 2020 में। इनका जन्म 1958 में हुआ था उत्तराखंड में। इनके पिता खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल थे और 1978 में इन्होंने 11 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया था, जो कि इनके पिता की मिलिट्री यूनिट भी थी। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जी ऑपरेशंस इनकी स्पेशलाइजेशन रही थी। और शुरुआत में वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिशंस जो इन्होंने किया था वो था 1980s में, जब इंडिया का मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना के साथ। तो इन्होंने अपने बटालियन को कमांड किया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया की पहली सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन फॉरेन लैंड म्यांमार में हुई थी, जिसका क्रेडिट इन्हें दिया जाता है। ये उस मिशन को हेड कर रहे थे और साथ ही साथ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स की प्लानिंग के पीछे भी इन्हीं का ही हाथ था। इसके अलावा जनरल रावत यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के भी भागीदार रहे हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक मिशन लीड किया था। ढेरों मेडल्स इन्हें मिले हुए हैं, परम वशिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति वशिष्ठ सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, और शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे, नेपालीज आर्मी ने इन्हें ऑनररी जनरल का टाइटल भी दिया है और यूनाइटेड स्टेट्स की कमांड में हॉल ऑफ फेम में भी ये रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।